नमस्कार, मैं सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, बात अफ्रीका महाद्वीप की चल रही थी, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप के एक छोटे से देश दक्षिण अफ्रीका के बारे में पढ़ाया था। तो आज हम अफ्रीका महाद्वीप के एक अगले देश के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम है मिस्र। मिस्र प्राचीन समय में फराओ राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इन्हीं फराओ राजाओं के द्वारा मिस्र में प्राचीन पिरामिड का निर्माण किया गया। पिरामिड आप सभी ने देखे होंगे, पिरामिड की कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, ये सभी वैसे जानते हैं। तो ये जो है मिस्र जो देश है ये फराओ राजा और प्राचीन पिरामिडों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बात हम ज्योग्राफी की कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी के माध्यम से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और ये जो पॉइंट आप देखें, यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं ये वे क्वेश्चन हैं जो यूपीपीसीएस या फिर उसी सिमिलर मतलब उसी प्रकार के उसी लेवल के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, मिस्र का पहला पॉइंट है हेरोडोटस। हेरोडोटस एक इतिहासकार भी हुआ है। हेरोडोटस बोलता है कि मिस्र नील नदी की वरदान है। मिस्र जो है नील नदी का वरदान है, यानी कि नील नदी के कारण ही मिस्र की सभ्यता फली फूली। असल में है क्या कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हमें देखने को मिलती हैं वे नदी के किनारे स्थित हैं। कारण इसका यह है कि जहां पानी की मात्रा उपलब्ध है या जहां पानी सुलभता से यानी कि आसानी से जहां पानी उपलब्ध होता था वहां मानव सभ्यताएं विकसित होती थी। तो जितने भी आपको प्राचीन नगर मिलेंगे अधिकांशतः, एक्सेप्शन जरूर है इसमें, अधिकांशतः ये नगर आपको नदियों के किनारे ही देखने को मिलेंगे। तो मिस्र भी इनमें से एक ही है। ये मिस्र का मैंने एक मैप बनाया हुआ है। तो मिस्र की अगर मैं बात करूं तो मिस्र के लगभग बीच से कर्क रेखा गुजरती है और मिस्र के लगभग 70 से 75% भाग पे क्या है, रेगिस्तान है। तो ये देखिए, ये जो भाग है यहां से नील नदी गुजरी है इस तरीके से और ये ऊपर जाके आगे भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। तो इसी नदी के किनारे अधिकांश जो मिस्र की खेती करने योग्य भूमि है वो इसी नदी के किनारे है, यानी कि जो खेती होती है वो सबसे ज्यादा नील नदी की घाटी में होती है। नील नदी की घाटी विश्व की सबसे उपजाऊ घाटियों में से भी एक है। हालांकि मैंने भी आपको बताया कि इस देश के अधिकांश भाग पे क्या है, मरुस्थल है। अगर मैं इसकी बात करूं नील नदी से और लाल सागर के जो ये बीच है ये मरुस्थल है, इसे बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि। और इस साइड का जो ये भाग आपको देख रहे हैं ये लीबिया मरुस्थल कहलाता है, कारण इस साइड में हमारा जो है लीबिया देश है। तो ये जो है ये लीबिया मरुस्थल है, लेकिन ये है कहाँ, ये मिस्र में स्थित है। तो ये जो सारा भाग आप देख रहे हैं ये ज्यादातर इधर वाला और इधर वाला भाग यहाँ मरुस्थल है, लेकिन फिर भी जहां से नील नदी गुजरी है उसके आसपास यहाँ पे आबादी भी दिखती है और खेती भी यहाँ पे काफी ठीक ठाक होती है। मिस्र में खजूर की खेती काफी ज्यादा मात्रा में होती है। और अगर मैं जलवायु की मिस्र की बात करूं तो मिस्र जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, यानी कि ये ट्रॉपिकल जलवायु है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस देश में जलवायु ज्यादातर गर्म है, लेकिन फिर भी ये ऊपरले वाला जो भाग है जो भूमध्य सागरीय भाग है, तो भूमध्य सागरीय भाग में जो है यहाँ पे कुछ जो स्थान है उन स्थानों पे जलवायु काफी नर्म है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक पॉइंट आप रट लें अच्छी तरीके से, यूपीपीसीएस में आया हुआ है। जिन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु होगी वहां की दो विशेषता है, सर्दियों में बारिश और उसी क्षेत्र पे क्या होता है, खट्टे फल जैसे अंगूर है या मतलब एक तरीके से रसदार फल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु है। अब यहाँ पे ये जो आप ये भाग देख रहे हैं ये भाग है सिनाई प्रायद्वीप। सिनाई प्रायद्वीप का क्वेश्चन ये आया एग्जाम में कि अफ्रीका और एशिया के मध्य प्लेटफॉर्म का कार्य क्या करता है। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में प्लेटफॉर्म का कार्य करता है आपका सिनाई प्रायद्वीप। हालांकि सिनाई प्रायद्वीप एक छोटा सा पठारी भाग है। इसकी लगभग ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 2400 से 2500 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। अब देखिए, मिस्र के भौतिक प्रदेश मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप में माउंट गेबल कैथरीन तथा गेबल डैमसोर पर्वत शिखर हैं। तो सिनाई प्रायद्वीप में ये दो प्रमुख पर्वत हैं, एक है गेबल कैथरीन और दूसरा है गेबल डैमसोर। तो ये जो सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप का एक भाग है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप के अधिकांश भागों पे वर्तमान में इजराइल का अधिकार है। तो ये आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, वर्तमान में सिनाई प्रायद्वीप का जो अधिकांश भाग है ये इजराइल के पास है।
ठीक है। इसके बाद अब मिस्र के जो भौतिक प्रदेश हैं, तो मिस्र को सिनाई प्रायद्वीप, पूर्वी उच्च भूमि, पश्चिमी मरुस्थल और नील नदी की घाटी जो है, इस तरीके से मिस्र को बांटा गया है। तो सिनाई प्रायद्वीप के बारे में अभी मैंने आपको बताया है, ये पूर्वी उच्च भूमि है, ये वाली, ये जो अभी मैंने आपको बताया पूर्वी उच्च भूमि है, ये मरुस्थल ही है ऐसा। और दूसरा क्या है, पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल क्या है, ये लीबिया वाला जो क्षेत्र है, ये पश्चिमी मरुस्थल है। इसके बाद क्या है हमारा, नील नदी घाटी। तो नील नदी घाटी ये है, और नील नदी घाटी में मिस्र में एक बांध है जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसका नाम है एसवान बांध। तो ये एसवान बांध कहाँ है, काफी आ जाता है, तो एसवान बांध कहाँ है, मिस्र में है। इसके बाद देखिए, नील नदी तथा लाल सागर के मध्य पूर्वी उच्च भूमि। तो ये जो भी मैंने आपको बताया है कि नील नदी और लाल सागर के मध्य पूर्वी उच्च भूमि है, इसमें क्या है, ये चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, यानी कि इस क्षेत्र में चूना पत्थर और बलुआ पत्थर की बहुलता या फिर अधिकता ज्यादा है। इसके बाद मिस्र का 2/3 भाग मरुस्थल है। अभी जैसे मैं आपको बता रहा था कि 70 से 75% भाग पे क्या है, डेजर्ट है। तो मिस्र का 2/3 भाग क्या है, मरुस्थल है। और औसत इसकी जो ऊंचाई है, ये है लगभग 300 मीटर, यानी कि मिस्र जो समुद्र लेवल से लगभग 300 मीटर जो है ये ऊंचा है। हालांकि ये जो भाग आप देख रहे हैं, इन भागों में यहाँ पे पवनें चलती हैं, हवा, और ये चूंकि रेगिस्तानी भाग है, तो रेगिस्तान भाग में जब हवा चलती है तो यहाँ कुछ गर्त एक तरीके से गड्ढे या फिर खाई जिन्हें हम कह सकते हैं, या बने हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ गर्त प्रसिद्ध हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिनमें एक गर्त है कतारा गर्त। और कतारा गर्त समुद्र तल से 132 मीटर नीचे है। ये अफ्रीका का दूसरा सबसे निचला स्थान भी है। तो आप इसे अच्छी तरीके से नोट करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। कतारा गर्त समुद्र लेवल से भी क्या है, ये नीचे है। तो समुद्र लेवल से कितना, 133 मीटर। हालांकि मैं आपसे बता दूं, खासकर जो महेश वर्णमाल बुक है, महेश वर्णमाल में यहाँ पे इसकी ऊंचाई 122 मीटर दी हुई है, लेकिन मैंने अभी जो देखा है, ज्यादातर किताब जो कहती हैं वो 133 मीटर कहती हैं, इस वजह से मैंने आपको ये 133 मीटर लिखा। ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम लिंक पर जल्द ही भेज दूंगा। उसका टेलीग्राम लिंक जो है हमारा, उसका मैं उल्लेख डिस्क्रिप्शन में करूंगा। अगर आपको ये बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा है तो वहां से आप पीडीएफ उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ना पड़ेगा, उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, तो ये गर्त है, कतारा गर्त है, लेकिन इसके अलावा दाखला, यहाँ पे देखिए, इसके अलावा दाखला, खरगा, बहारिया और फराफर, ये भी यहाँ पे प्रसिद्ध गर्त है। लेकिन अगर आप दाखला, खरगा, बहारिया और फराफर आप नहीं याद रख सकते, तो आप केवल कतारा, ये कतारा जो गर्त है, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। इसके बाद है चिल्फ चेवेरी पठार, 100 मीटर ऊंचा है। तो ये जो कुछ भाग है इसका, मिस्र का, उसमें एक पठार है जिसका नाम है चिल्फ चेवेरी। ये जो पठार है, ये लगभग, सॉरी मैं पहले गलत बोल गया, ये जो पठार है लगभग 1000 मीटर ऊंचा है। तो ये 1000 मीटर है। अब जलवायु मैंने आपको बताया है कि मिस्र की ये वाली जो जलवायु है पूरी, वो वैसा क्या है, वो है उष्ण कटिबंधीय। लेकिन इस क्षेत्र की, यानी कि जो क्षेत्र भूमध्य सागर से लगा हुआ है, इस क्षेत्र की जलवायु भूमध्य सागरीय है। तो जलवायु यहाँ पे लिखी हुई है, जलवायु उष्ण है, और इन क्षेत्रों में खासकर खमसिन पवनें चलती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। अभी खमसिन, यहाँ पे लिखा हुआ खमसिन पवनें, ये शुष्क पवनें हैं। जैसे भारत में मई और जून के महीने में लू चलती हैं उत्तर भारत में, इसी प्रकार मिस्र में जो पवनें चलती हैं, इन्हें क्या नाम दिया गया है, इन्हें खमसिन पवनें नाम दिया गया है। इसके बाद अगला है यहाँ पे खेती। मैंने अभी आपको बताया है कि खजूर की खेती होती है, लेकिन अधिकांश चूंकि मरुस्थल ये भाग है, तो जो कटीली वृक्ष हैं ये यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खेती नहीं होती। मिस्र में 3% भाग पे खेती होती है, ज्यादा पे तो खेती होती नहीं, लेकिन मिस्र के 3% भाग पे खेती की जाती है। तो यहाँ पे खजूर, कटीली झाड़ियां, साइप्रस, इनके वृक्ष हैं। द्वारा देखिए, खजूर, कटीली झाड़ियां और साइप्रस के वृक्ष हैं। और नील नदी और सेवात नदी, इन क्षेत्रों में क्या होता है, खेती होती है। तो नील नदी और सेवात नदी जो ये हमारा जो एरिया है, यहाँ पे खेती होती है।
इसके अलावा अभी आपको बता ही रहा था कि 3% भाग पे खेती होती है, केवल 3 पे। तो यहाँ लिखा हुआ है कृषि करने योग्य भूमि 3% है। और कौन कौन सी खेती होती है भैया? मक्का भी है, ज्वार भी है, बाजरा भी है, चावल भी है, सब्जियां, गन्ना और अंगूर, जैतून। तो मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, सब्जी भी हो रही है, गन्ना भी है, अंगूर भी है, जैतून भी है। तो ये अंगूर जैतून कहाँ है? ये अंगूर जैतून इस वाले हिस्से यानी कि भूमध्य सागर में है, क्योंकि ये दोनों फसल भूमध्य सागरीय जलवायु की है। तो ये आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। इसके बाद अगर मिस्र के खनिज की हम बात करेंगे तो मिस्र में कौन कौन से खनिज हैं? तो मिस्र में पेट्रोलियम, फास्फेट, लोहा, नमक, मैग्नीज, इनके यहाँ पे भंडार है। अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूं तो रास घरीब पेट्रोलियम का जो क्षेत्र है, देखिए यूपीपीसीएस में जोड़े बनाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। वो एक साइड ऐसे दे देगा और एक साइड ऐसे दे देगा। वो दे देगा इस साइड में पेट्रोलियम दे देगा और यहाँ पे नाम दे देगा। वो पूछेगा कि ये जोड़े मैच करो। तो पेट्रोलियम जो क्षेत्र है मिस्र में, ये है रास घरीब, असल, गदाका, फिरन और बालेम। ये जो क्षेत्र है ये पेट्रोलियम, जहां पे यानी कि पेट्रोल निकल जाता है, वे क्षेत्र है। प्राकृतिक अगर गैस की बात करेंगे तो नील नदी का डेल्टा, अबू मादी, अबू गरादक और अबू कबरी, अबू करी। तो दोबारा से सुनिए, नील नदी का डेल्टा, अबू मादी, अबू गरादक और अबू करी यहाँ के प्राकृतिक गैस क्षेत्र हैं। एक चीज और सुन लीजिए, प्राकृतिक गैस में 90% होती है मीथेन। तो ये भी आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। प्राकृतिक यानी कि जो नेचुरल गैस है उसका 90% भाग जनरली क्या होती है? मीथेन होती है। अगर हम बात करेंगे उद्योग की, तो उद्योग में मिस्र में सूती वस्त्र उद्योग काफी प्रसिद्ध है। सूती वस्त्र उद्योग, यहाँ पे 40% लोग सूती वस्त्र उद्योग में लगे हुए हैं। जैसे हम भारत हैं, भारत में सबसे ज्यादा भारत में जो लोग कार्य करते हैं सबसे ज्यादा कृषि में कार्य करते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कृषि के बाद सबसे ज्यादा जो भारत में लोग कार्य करते हैं वो कपड़ा उद्योग है। इसी प्रकार मिस्र में भी लगभग 40% जो श्रम शक्ति लगी हुई है हमारी, वो काय में, वो वस्त्र उद्योग में लगी हुई है। इसके अलावा लौह इस्पात, उर्वरक मीन्स फर्टिलाइजर, सीमेंट, इंजीनियरिंग, औषधि और फिल्म उद्योग भी, ये क्या है? ये भी मिस्र में प्रसिद्ध है। अब देखिए काहिरा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा सिकंदरिया एक औद्योगिक नगर है और एक बंदरगाह भी है। ये दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। सिकंदरिया अलेक्जेंडर सिकंदर के नाम पे, यानी कि जो अलेक्जेंडर है जिसे हम हिंदी में सिकंदर बोलते हैं, उसके नाम पे ये एक नगर है। ठीक है। इसके बाद यातायात की बात करोगे तो काहिरा जो है यहाँ का प्रमुख नगर है, जो कई मार्गों से विश्व के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर यहाँ सबसे प्रमुख है। देखिए स्वेज नहर इधर, ये लाल सागर है और ये भूमध्य सागर है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर 1869 में एक फ्रांसीसी इंजीनियर के द्वारा बनाई गई थी और बाद में कर्नल नासिर के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। स्वेज नहर पे युद्ध भी लड़े गए हैं, लेकिन मैं उस पर फिलहाल जान ही रहा हूं। आप केवल याद रखें कि मिस्र में वर्तमान में सबसे ज्यादा जो इनकम होती है वो इसी स्वेज नहर के माध्यम से होती है। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया भी था, स्वेज नहर बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य कितने किलोमीटर की दूरी कम हुई है? तो स्वेज नहर बन जाने से भारत और यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है। तो 7000 किलोमीटर काफी ज्यादा होते हैं। ये पूर्वी भागों को पश्चिमी भागों से, यानी कि ये यूरोप को किससे करती, यूरोप और एशिया को एक तरीके से यूरोप और एशिया के बीच में यातायात प्रबंध जो कराती है वो स्वेज नहर है। अब स्वेज नहर में ये जो भाग है, ये वाला स्वेज नहर का जो ऊपरला वाला भाग है, ये कहलाता है सईद बंदरगाह। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्वेज नहर का जो उत्तरी भाग है, यहाँ पे एक पोर्ट है जिसका नाम है सईद, और दूसरा जो पोर्ट है दक्षिणी भाग में, इसका नाम है स्वेज। स्वेज नहर में 3 प्रसिद्ध झीलें भी हैं। अगर कोई बंदा मेरी ये पूरी वीडियो देख रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है कि स्वेज नहर के मध्य ये प्रसिद्ध 3 झीलें कौन सी हैं। अगर वो बंदा कोई ऐसा कमेंट करेगा तो फिर मैं अगली वीडियो में इन तीनों झीलों का जिक्र जरूर करूंगा। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।